हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्जाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री मेंस के लिए, या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर अगर कोई एफकैट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी अपने यहाँ से पॉइंट्स और करंट अफेयर तैयार कर सकता है। मैं ये डेली बेसिस पे कराता हूँ और पिछले 4-5 दिनों से मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और आई एम सो सॉरी फॉर डैट। और मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट आई एम फ्री नाउ, आई एम कम्प्लीटली फ्री और मैं आज से वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। और आज की न्यूज़ में कुछ खास नहीं था, बट वही है कि हमारे जो रेलवे सिस्टम था उस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे और जो भी मानसून के बाद मानसून आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। बहरहाल, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 6 तारीख, तो आज के हम न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और ये न्यूज़ होंगे द हिंदू के न्यूज़पेपर से, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली ही खबर ये है कि रेलवेज टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट विद डबल लॉक्स। होता क्या है कि जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर उड़ीसा में, उसका मेन रीजन ये है कि जो सिग्नल सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं फेलियर था हमारा, राइट। और अभी जो हमारा सिग्नल सिस्टम चल रहा है वो मैनुअली चलता है, कहीं कहीं काम नहीं करता है, कहीं कहीं रेलवे ट्रैक्स में फंस जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जा रहा है, राइट। तो रेलवेज ये कहना चाह रहा है कि उसमें हम डबल लॉक सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि हमें ये वेरिफिकेशन हो जाए, हम ये एश्योर्ड हो जाएं कि हाँ, इट इज राइट टाइम टू ट्रैक, राइट। ट्रैक के लिए अब ये राइट टाइम है कि हाँ, इस पे से गाड़ियां गुजर सके, रेलगाड़ी गुजर सके। तो रेलवे ने ये प्रपोजल किया है और काफ़ी सेंसिटिव मामला था। इनफैक्ट हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होने के बाद, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी अगर ये एक्सीडेंट हो जा रहा है जिसमें भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके ये एक तरह से चैलेंज है। और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है रेलवे ने, और रेलवे अब काफ़ी ही अच्छे मूड में आ गया है, जिससे कि आने वाले टाइम पे अब इतने लेवल पे डिवास्टेशन ना हो, इतने लेवल पे या फिर कोई चूक ना हो जिससे कि आम आदमी को नुकसान पहुंचे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, या फिर जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि अगर शुक्रवार को हुआ था तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4-5 डेज, राइट। तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बाधित हुई है, और इसमें हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी बाधित इसलिए हुई है क्योंकि जो इलेक्ट्रीफाइड वायर्स थे, तो दो तार थे, इलेक्ट्रिफिकेशन के तार थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं, उनको मेंटेन करना था। रेलवे की पटरियां उखड़ गई थी, राइट। मलबा पड़ा हुआ था रेलवे का, सॉरी, ये बोगियों का मलबा पड़ा हुआ था। तो इन सबको साफ करने में या फिर अब कंटिन्यू ऐसे कनेक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए रेलवे ने काफ़ी कोशिश की है, और इवन कनेक्टिविटी अब चालू हो गई है, जिसमें से कि अब तक करीब 60 ट्रेनें गुजर चुकी हैं। 60 ट्रेनें गुड्स ट्रेन, 60 गुड्स ट्रेन गुजर चुकी हैं। और इन गुड्स ट्रेन का ये था कि ये जो अभी जो बालासोर में एरिया था, यहाँ पे इस ट्रैक से, जहाँ एक्सीडेंट का ट्रैक है, यहाँ पे स्पीड स्लो कर दी गई थी और चेक किया जा रहा था कि इफ इट इज रनिंग वेल, राइट। उसके बाद यहाँ पे 17 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई गई हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रेनें भी चली हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर स्टिल कैंसल्ड ड्यू टू द डाइवर्जन। बट रेलवे चाह रहा है, उड़ीसा की जो भुवनेश्वर रेलवे बोर्ड है वो चाह रहा है कि कनेक्टिविटी अब चालू हो। खैर, उसके बाद अब चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ थी इसी न्यूज़पेपर में, तो उसको मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को साथ में ऐसे इंटरलिंक कर दिया जाए, जिससे कि क्या हो सके कि आपको पता लग सके कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। तो ये रेलवे की न्यूज़ है, और ये हम जब से हुई है तब से हम वीडियोस देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, कई जगह सोशल नेटवर्किंग पे देख रहे हैं कि हाँ, इस तरह से हुआ है। कई सारे थंबनेल ऐसे लगाए गए हैं कि जैसे अब क्या ही बताया जाए। तो ऐसे ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, बट क्या वो इंफॉर्मेशन सही है? क्या उस पर हम रिलाई हो सकते हैं, राइट? क्या वो इंफॉर्मेशन जो भी हमारे यहाँ आ रही है, क्या वो ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाइड है? ठीक है,
ये आपको चूज करना है। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ मेरी वीडियोस में ऐसे ऑथेंटिक वेरिफिकेशन सोर्सेज से मैं डेटा लेता हूं। आई जस्ट ओनली फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर, दैट्स इट। एंड कुछ चीज़ों में जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह को मैं देख लेता हूं, जो गूगल कर लेता हूं, बट फ्रॉम द ऑथेंटिक वेबसाइट्स ओनली एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओनली। बट आपको ये चूज करना है कि आप ये जो डेटा ले रहे हैं रेलवे के, खास करके ये काफी सेंसिटिव मामला है, कहीं ना कहीं इसे किसी कम्युनिटी से भी जोड़ा जा रहा था मैंने देखा, तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल स्क्रॉलिंग ऑन द social networking and keep liking, posting, sharing what they feels like good, and the algorithm is set in such a way that most of the people see the things that they want to see, right? So this is the problem. And absolutely, come to the next thing. Accident declines but expenses on safety remain low. ये था, इसमें डेटा आते हैं, इसमें हम डेटा से समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक्सीडेंट्स में कमी तो आई है, नो डाउट। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर स्टिल लो इन दिस डिकेड, बट एक्सपेंसेस जो सरकार बजट पास करती है, रेलवे के लिए बजट जो पैसे देती है, वो क्या है कि सेफ्टी पर्पज से काफी लो है। हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, राइट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी चला रहे हैं, राइट, बुलेट ट्रेन भी चला रहे हैं, वंदे भारत भी चला रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि जो सेफ्टी रिमेंस है, सेफ्टी रिमेंस कैसे होते हैं कि अभी हम बात कर लें कि क्रॉसिंग की, रेलवे क्रॉसिंग की। अभी क्या है, रेलवे क्रॉसिंग, सरकार की एक योजना आई थी जिसमें यह कहा गया था कि हम रेलवे क्रॉसिंग को 2020 तक हटा देंगे, 2021 तक हटा देंगे, और इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, पुल से, राइट, ब्रिज से, जिससे कि क्या होगा, हो जाएगा। बट स्टिल in the many of the even where I live there is a crossing, but still it is manually right, it is manually operated, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग इज स्टिल, this is why number of people are dying, and the most of the number of people are dying because of the trespassing in comparison to accidental, right? तो हमने ये बुलेट ट्रेन भी कर दिया, वंदे भारत भी चला दी। वंदे भारत, इवन आई एम नॉट गोइंग टू इन डीप, बट ये आप ऐसे ना समझिएगा कि मैं किसी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं एक डेटा देता हूँ। एक अभी मैंने देखा सोशल नेटवर्किंग पे, एक जर्नलिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने ये कहा, उन्होंने वीडियोस, फोटोग्राफ्स डाले थे, स्क्रीनशॉट डाले थे आईआरसीटीसी के। तो उन्होंने कहा था कि पहले 3.5 घंटे 40 मिनट की जर्नी के लिए मैं थर्ड एसी के लिए देता था 350 रुपए, राइट। और इसी ट्रैक पे, इसी रूट में अब चालू हो गई है वंदे भारत, राइट। और ये वंदे भारत मात्र 17 मिनट ही ड्यूरेशन कम किया है, ट्रेवलिंग ड्यूरेशन कम किया है, और ये 3 घंटे 23 मिनट में जाती है, और इसका किराया है 830 रुपीज। सो वाई, राइट, why you are investing large amount of money influx in Vande Bharat in comparison to the normal trains? Increase the number of trains, right? Increase the number of bogies, right? So this was the thing. Anyways, so क्रॉसिंग पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉसिंग पे क्या, ये एक सेफ्टी पर्पस है, राइट। अभी पंजाब में जो हुआ था वो भी क्रॉसिंग से रिलेटेड था, right? You are not protecting the railway infrastructure which is already existing, like this is the track, and we are fencing of the wall due to the people are trespassing this, crossing this railway track manually. This is the thing, and government should, railway should ensure that safety remains at high, even at the expenses is low, right? So this was the thing. Anyways, let's come to the data. Whereas the chart 1 shows the year-wise number of accidents under various categories. These are the categories where accidents are happening in the last 2-3 decades. And अगर हम इसमें देखें तो जो derailments हैं, राइट, ये derailments का डेटा है, ये derailments है। तो पहले derailment काफी ज्यादा होते थे,
राइट। अगर हम ये एरा देखें 1990 से 1991, अगर हम इस एरा को देखें, इस ईयर को देखें, तो इसमें क्या था, अभी हमारे यहाँ एलपीजी नहीं आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन से अगर हम कहेंगे कि तो ग्लोबलाइजेशन से क्या था कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज आनी थी और उस टेक्नोलॉजीज को हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया, राइट। बट अगर हम जो डीरेलमेंट्स थे उसके जो भी एक्सीडेंट्स थे वो तो कम हो गए हैं, राइट। अगर हम ये डेटा देखें 2020 टू 21 में काफ़ी कम हो गए, 26 का क्या, राइट। उसके बाद फायर इन ट्रेन, लेवल क्रॉसिंग, कोलिजन, ये कोलिजन भी कम हो गए हैं, राइट। बट वही देखने की बात है कि हमने कोलिजन तो कम कर दिया, राइट, बट स्टिल इट इज नॉट अवॉइडेबल, right. Concerns are always there, and after seeing this data is showing that concerns is still existing, and we must follow the security trials and security purposes, right. Fire of collision, level crossing, collision and derailments, right. Anyways, come to the next data. The chart shows the number of passenger killed in consequential accidents. This accident is not only for derailments and collision, it includes everything, right. It includes everything. So in this year, अगर हम बात करें, इस साल के बात करें, तो 22-23, right, बालासोर एक्सीडेंट अभी recently where 275 people have died and maybe it may increase also. Anyways, तो अगर हम इस डेटा को देखें तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है, राइट। फ्लक्चुएशंस तो काफ़ी हैं, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, बट आफ्टर सीइंग दिस ऑल द रिकॉर्ड्स, जो भी बालासोर का एक्सीडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और यू कैन सी दिस। एनीवेज, दिस डेटा शोज कि अगर इंसान मरे हैं तो उसमें रीज़न क्या है, एक्सीडेंट्स के कॉजेज क्या हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से हुई है कि जैसे लोग मरे हैं। यानी कि अगर लोग मरे हैं तो जो 55% लोग हैं वो फेलियर ऑफ द रेलवे स्टाफ की वजह से मरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे की ये गलती है, उनके स्टाफ्स की ये गलती है, जिसकी वजह से 55% लोगों की मौत हुई है, राइट। उसके बाद फेलियर ऑफ द पर्सन्स अदर देन रेलवे स्टाफ, ये 28% रिलाई करता है। उसके बाद इक्विपमेंट फेलियर, राइट, इक्विपमेंट फेलियर, दो दिस इज ये तो पर्सनल हो गए। अगर हम पर्सन्स की बात करें तो ये तो पर्सनल हो गए, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इक्विपमेंट फेलियर के जो रीज़न है ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। इवन इक्विपमेंट यानी कि वो तो टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करेगा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, राइट, उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसको हम रेगुलरली चेक कर सकते हैं, राइट, रेगुलरली चेक कर सकते हैं, तभी तो जाके ये इक्विपमेंट फेलियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म होगा, राइट। उसके बाद सैबोटेज इंसिडेंटल, right, it is very less 3.8%, but most of the time the cause of railway deaths and is because of railway staff and persons other than railway, means 55 और 28% जो अगर हम इनको ऐड कर दें तो अराउंड 80%, राइट, अराउंड 80 to 85% जो केसेस हैं उसमें ये देखा गया है कि जो प्रॉब्लम हुई है, जो डेथ्स हुई हैं, वो एक्सीडेंट्स हुई हैं, वो किसकी वजह से हुई हैं, रेलवे की गलती से ही हुई है, राइट। सो व्हाट मस्ट बी डन कि आप रेलवे के सिक्योरिटी पर्पज से, जो भी सेफ्टी पर्पज से जो भी प्रिकॉशंस है उसको आप रेलवे उठाना चाहिए, रेलवे को संभालना चाहिए। एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट डेटा. The chart shows the spending on track renewal and signaling as a percentage of budgetary support. ट्रैक रिन्यूअल, ये हर चीज़ की एक लाइफ होती है, जैसे कि ट्रैक भी होती है। अगर ट्रैक पे और कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिन पे हमेशा ट्रेन चलती हैं, को अगर हम बात करें यूपी बिहार की, जिसमें क्या है कि बहुत सारे रेलवे नेटवर्क हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन जो वेल डेवलप्ड है,
और जो कनेक्ट करती है मेन लाइन नॉर्थ को साउथ से, जहां पे लोग ऑक्यूपेशन के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो क्या होते हैं, वो जो भी रूट्स होते हैं वो काफी कह सकते हैं कि बहुत ही बिजी रहते हैं। तो उनमें क्या करना चाहिए कि लाइफ होती है ट्रैक्स की, उन ट्रैक्स को बदल देना चाहिए, राइट, उनको उनकी मेंटेनेंस रखनी चाहिए। अगर इस डेटा में हम देखें कि जो ट्रैक रिन्यूअल है वो बजट के हिसाब से कैसे कम हो गया है, कि यानी कि अगर हमारे पास बजट मिल रहा है तो वो हम कम करते जा रहे हैं, किस में 7.2% तक हमने कम कर दिया है, ला दिया है किस फिक्सल ईयर में 2023 एंड 24 में, जिससे कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं तो वो मात्र 7 रुपए 20 पैसे एक इसमें यूज करेगा रेलवे ट्रैक में, रिन्यूअल ऑफ रेलवे ट्रैक, यानी कि रेलवे ट्रैक नए लगाने में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है, ये रीजन है कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो चाहे गुड्स ट्रेन का हो या फिर पैसेंजर ट्रेन का हो या फिर अगर कोई किसी भी बात का हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी इंक्लूड हो रहा है कि ट्रैक रिन्यूअल भी हमारे यहाँ होना चाहिए और बहुत ही अच्छी बेसिस पे होना चाहिए, राइट। अगर हम ये डेटा देखें 2020 या 21 में काफी हमने ज्यादा कर दिया, यानी कि उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं, मीन्स देर इज अ क्या पता हमने तो सारे रिन्यूअल नहीं कर दिए, जिसकी वजह से अभी 2 साल पहले 2 साल में हम उसको चेंज कर दें, सारे तो किए नहीं होंगे। बट एनीवेज, जो भी सिग्नल और टेलीकॉम सिस्टम है, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि हम सिग्नल और टेलीकॉम सिस्टम, जिससे कि ड्राइवर, स्टेशन मास्टर और जो भी क्रॉसिंग के पास रहते हैं, जो चेंज करते हैं ट्रैक मैनुअल, अगर हम अभी देखा कि डबल लॉक सिस्टम, उसमें हम कहां से कहां कितना खर्च कर रहे हैं, तो यानी कि हम कम्युनिकेशन में भी काफी कम कर दिया है, और वो कर दिया है 1 रुपीज, राइट, यानी कि 1% डेटा जो भी गवर्नमेंट इसको दिया जाता है उसके हिसाब से। एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट डेटा। This chart shows the target of track renewal set by the ministry and target achieved in that year. Right. सरकार हर साल एक टारगेट सेट करती है जिससे कि वो अपना जो हमारे यहाँ रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो भी ट्रैक्स हैं उसको रिन्यूअल करने का, बट वो टारगेट कभी कभी अचीव नहीं कर पाती है, राइट। अगर टारगेट हमने बना दिया कि 2021 और 22 में, राइट, 2021 और 22 में हमने टारगेट बना दिया 3600 का, राइट, और हमने अचीव कर लिया 427, काफी अच्छी बात है, बट इट इज स्टिल लो, इट इज स्टिल लो, और ये हमने इंक्रीज करना होगा। एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज ये है कि मॉनसून आने वाला है, अभी काफी देर भी हो गई, यानी कि कोलकाता को केरला को हिट नहीं किया अभी तक, उसे हिट कर देना चाहिए फर्स्ट वीक ऑफ द जून। बट IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि मॉनसून आने तो वाला है, बट एक उस पे खतरा मंडरा रहा है, किसका, उस पे एक खतरा मंडरा रहा है साइक्लोन का, राइट। ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी, उसके बाद अगर साउथ वेस्ट मॉनसून आएगा तो ये इधर से यहां हिट करता है, उसके बाद ये नॉर्थवर्ड होता है। तो IMD का कहना यह है कि जो प्रेशर बन रहा है, यानी कि इधर लो प्रेशर बन रहा है, तो वो बनना कम हो गया है, और ये लो प्रेशर अब अरेबियन सी में बन रहा है, राइट, अरेबियन सी में बन रहा है, यानी कि इस अरेबियन सी के वेस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर बनने का कारण ये है कि यहां पे साइक्लोन आने की संभावना है, ठीक है। और अगर ये साइक्लोन आता है तो इसको रोक सकता है। अगर ये साइक्लोन हमारे साउथ वेस्ट की तरफ आएगा, इंडिया की तरफ आएगा, तब तो मॉनसून बहुत अच्छी बारिश लेके आएगा। अगर ये साइक्लोन क्या होता है कि ये पीछे की तरफ घूम जाता है ओमान और येमेन की तरफ, ओमान और येमेन की तरफ अगर ये चला जाता है, तो जो भी हमारे यहाँ मॉनसून आने वाला है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अल नीनो ईयर, राइट। तो अगर ये चला गया, अगर ये साइक्लोन सारे मॉइस्चर को इधर लेके चला गया तो हमारे यहाँ बारिश तो कम ही होगी, राइट। तो IMD का कहना यह है कि हम इस पे नजर बनाए हुए हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये क्या ये साइक्लोन आएगा कि नहीं आएगा, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है,
और सर का आईएमडी का साइंटिस्ट का कहना यह है कि हम इस पे नज़र बनाए हुए हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है कि अगर ये साइक्लोन आया तो हमारे लिए जो साउथ वेस्ट की तरफ आएगा ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ अगर पूरे नॉर्थ की बात करें, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में बात करें, तो वहाँ पे तो अच्छी बारिश होने को मिलेगी। बट एनीवे हम देखते हैं कि इस पे क्या है। तो हाँ, इस साल अब नज़र बनाने की ज़रूरत है। और मौसम के तो हाल आप जानते ही हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। एनीवेज चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है जो दिल्ली में रहते होंगे, इवन जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ इसको फेस करता हूँ कि हाउ कैन द वूज ऑफ दिल्ली मेट्रो यूजर्स बी सॉल्व्ड। यानी कि दिल्ली मेट्रो के लोगों की जो समस्या है, भीड़ की समस्या, वो कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ मेजर्स दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि और कंट्रीज ने कैसे सॉल्व किया, जैसे कि इजराइल और टोक्यो। टोक्यो की अगर हम बात करें तो टोक्यो में 36 मिलियन पीपल रहते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इवन सबसे बड़ी सिटी है पॉपुलेशन की माने तो, इनकी सबसे मोस्ट ऑफ द पॉपुलस सिटी इज टोक्यो। तो इसमें बताया गया है, तो अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो जो पीक आवर्स होते हैं, यानी कि ऑफिस टाइमिंग, मॉर्निंग और फिर इवनिंग, दिन में तो हाँ ठीक ठाक रहता है, आते रहते बट पीक आवर्स में वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि अब क्या ही बताया जाए। जो दिल्ली में रहते हैं वो फेस करते होंगे, वो डेली फेस करते होंगे। तो अभी इसराइल में अभी कहना यह है कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं। तो ये ट्रैफिक क्यों हो रहा है, अगर ये भीड़ क्यों हो रही है, क्योंकि जो रोड है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे ट्रैफिक ऑलरेडी है, राइट। और उस ट्रैफिक से लोग बचने के लिए कहां जा रहे हैं, मेट्रो में। उस ट्रैफिक से बचने के लिए लोग कहां जा रहे हैं, मेट्रो में। और जैसे ही मेट्रो में लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जा रही है, जितना कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं कन्वीनियंट है, तभी तो लोग क्या कर रहे हैं कि पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दे रहे हैं, जो भी मेट्रो की पार्किंग है, और वो मेट्रो पकड़ के लॉन्ग वे पे चले जा रहे हैं, राइट। एनीवेज, तो अभी इसराइल ने अभी इससे कोप अप किया है, यानी कि इसको सॉल्व किया है प्रॉब्लम्स को। उसने ये कहा है कि हम इसमें डबल डेकर चलाएंगे, डबल डेकर मेट्रो। और उसके बाद फोल्डेबल सीट्स। अभी जो हमारे यहाँ सीट्स हैं वो ऐसे बनी हुई परमानेंट सीट है, यानी कि अब उसे अब हम हटा नहीं सकते जब तक कि कह नहीं सकते, यानी कि वो लोग रहेंगे तो भी वही रहेगी, लोग नहीं रहेंगे तो भी वही रहेंगी। तो इसमें सजेस्ट ये किया गया है, इस आर्टिकल में सजेस्ट ये किया गया है कि इस हम मेट्रो में फोल्डेबल सीट्स लगा दें, राइट। फोल्डेबल सीट्स लगा दें, जैसे कि आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में कहीं या फिर कहीं पब्लिक ऑफिस में जाते हैं तो उसमें दीवार से अटैच्ड कुछ सीट्स होती हैं कि वो अगर आप बैठना चाहते हैं तो दीवार से निकालिए और बैठ जाइए। वो सीट्स किस में अटैच होती हैं, दीवार में, वॉल्स में। तो इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि मेट्रोस को वही क्या करना चाहिए कि अपनाना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि अगर जरूरत है तो हम उस सीट को निकाल लें, और अगर जरूरत नहीं है तो उस हम सीट को हटा दें, उसको उसमें फिट कर दें, वो ऑलरेडी है, स्प्रिंग पे फिट है। तो ये है। उसके बाद कहना यह है कि जो भी पार्किंग पे जो पार्किंग का इशू है उसे हमें बहुत ही अच्छा ये कंसर्न है, इसको हमें कोप अप करना चाहिए। तो पार्किंग के लिए क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो भी पार्किंग है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्किंग है, जिसमें एक दिल्ली की एक पार्किंग का बड़ा अच्छा नाम लिया गया है, कमला नगर में पार्किंग है, उस कमला नगर की पार्किंग का यूज होता ही नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट ऐसा है नहीं कि वो यूज हो, एम्प्टी रहती है बहुत ही। तो गवर्नमेंट को ऐसे एरिया में पार्किंग बनानी चाहिए, ऐसे एरिया में पार्किंग बनानी चाहिए, वो मल्टी स्टोरी पार्किंग होती है वैसी बनानी चाहिए, जिससे कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे पार्किंग की समस्या ना हो और भीड़ ना हो और लोग ट्रैफिक में न जाए। और जापान की अगर हम बात करें तो जापान में जो भी परसेंटेज है पीक आवर्स पे जो भीड़ होती है वो 199% है। 199% मीन्स कि अगर उसमें कैपेसिटी 100% लोगों की है तो उसमें लोग जा रहे हैं 199%, यानी कि एक लोगों की जगह पे 2 लोग आ रहे हैं, राइट, और खड़े हो रहे हैं सीट्स पे।
जिससे क्या हो रहा है कि लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ जाए और बहुत ही आधे घंटे की दूरी हो ट्रैवल करने की तो परेशान तो होंगे। तो सरकार ने, वहाँ की मेट्रो ने ये किया कि कुछ ऑफर चला दिए खाने पीने के, यानी कि आप पीक आवर्स में आप नॉन पीक आवर्स में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो हम आपको कूपन देंगे 300 रुपए का, जिससे कि आप खाना मिल सकता है, या फिर फ्री फूड देंगे। तो जिससे क्या हुआ कि जो पीक आवर में है वो पीक आवर में अब घट के आ गई है कितने परसेंट, 100%। खैर ये दिल्ली में तो अप्लाई नहीं हो सकता है जिसमें फूड मिले नॉन पीक आवर्स पे। एनीवेज, तो उसके बाद अगर हम और मेजर्स की बात करें जिससे कि भीड़ कम हो सकती है, तो वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे और डेवलप करना चाहिए, और भी मेट्रोज बनाने चाहिए, राइट, जो कनेक्टिविटी है और भी बनाने चाहिए, जिससे कि भीड़ है वो आगे बढ़ती जाए, यानी कि वो चलती जाए। अभी करीब अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली मेट्रो की, वो 2002 में शुरू हुई थी, और उसमें अब डेली वो 20 लाख लोगों को 20 लाख लोगों को ऐसे ढोती है, राइट। ये बात है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा रोल ये होगा कि वो उनके पास टेक्नोलॉजीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे। और दिल्ली मेट्रो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसमें प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इनका फायदा जो इन्वेस्टमेंट होगा उनका रिटर्न काफी अच्छा मिलने वाला है, राइट। तो ये बात है कि हम कैसे दिल्ली मेट्रो के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। इवन आने वाले दिनों में कितनी सारी मेट्रोज हैं, कोलकाता मेट्रो, आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद, ये सब मेगा सिटीज जो भी होंगी उनमें आने के लिए ये हर एक जगह आने वाली है। एनीवेज, खैर अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है, ये है ऑस्टिन लोलॉयड, यानी सॉरी लोलॉयड ऑस्टिन, LLOYD, लोलॉयड ऑस्टिन। ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। ये इंडिया आए हुए हैं, और इंडिया के जो अपने जो काउंटर पार्ट है, यानी कि राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हूँ, उनसे इन्होंने मुलाकात की है, 2 दिन की विजिट पे आए हैं, राइट। तो इन दोनों ने फाइनल ये किया है कि इंडिया यूएस फाइनलाइज रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, डिफेंस के लेके, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री है तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट की बातें कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को लेके इन्होंने बातचीत की है, और कोऑपरेशन बनाने की इन्होंने सहमति भी जाहिर कर दी है, जिससे कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की, अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट जो कोई, अगर मान लीजिए कि यूएस की कोई गवर्नमेंट कंपनी है डिफेंस के मामले में, वो अगर इंडिया में अपना प्लांट लगाना चाहती है तो यहाँ की गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, या फिर अगर इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की कोई कंपनी यूएस में जाके कोई प्लांट लगाना चाहती है डिफेंस के मामले में, तो ये कोऑपरेट करे, राइट। यानी कि ये जो भी रोड मैप है ये फाइनलाइज इंडस्ट्रियल पर्पज से हुआ है, जो भी डिफेंस के रूल में। तो ये काफी अच्छी मुलाकात रही इनकी, और ये काफी अच्छे आदमी हैं ऑस्टिन लोलॉयड। खैर आने वाले टाइम पे देखते हैं कि हम कौन कौन से कोऑपरेशन करेंगे, एक्चुअल में हम कोऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसके आगे देखें तो जो यूएस है, यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक आदमी है, राइट, अगर हम रेशियो की बात करें तो इसके पास 1200 हथियार के रेशियो हैं, यानी कि 1:1200 का रेशियो चलता है यूएस की पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो -3% है, राइट, -3% है, ठीक है। तो यूएस के पास काफी ज्यादा मार्केट है, यूएस के पास काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स है, जिसकी वजह से वो अपने क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमी, वॉट एवर इट इज, वो अपना प्रभुत्व जमाता रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अस्त्र शस्त्र के मामले में तो शायद ही कोई होगा यूएस के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। और इसका रीजन एक ये है, अगर हम इस रेशियो को देखें 1:1200, इसका पर्पज ये है, अगर इसका हम इफेक्ट देखें तो जो शूटिंग हो रही है, मास शूटिंग, वो बहुत कॉमन हो गई है यूएस में, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। कोई स्टूडेंट स्कूल में लेके बंदूक चला जा रहा है, मैडम को मार दे रहा है, टीचर को मार दे रहा है, अपने
क्लासमेट्स को मार दे रहा है, इवन दे आर इन क्लास 4th 5th, यू कैन सी दिस इज हाउ एनीवेज। और बहुत ही इजी है वहाँ पे लाइसेंस लेना, राइट। हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा, इवन हथियार के मामले में तो इंडिया बहुत ही अच्छा है, बट इलीगल तो कहीं भी है। एनीवेज, खैर अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 का आ गया है, और इसमें ये होता है कि जो भी डेटा है, कॉलेज कौन सी टॉप पे है, कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे है, किसकी कितनी रैंक आई है, कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, इसमें रैंकिंग आई है। और इस बार भी आईआईटी मद्रास ने अपना टॉप पे रखा है। आईआईटी मद्रास टॉप पे है। इसमें कई सारे डेटा हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम ऑल ओवर द में तो आईआईटी मद्रास है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो है आईआईएम अहमदाबाद। लॉ की बात करें तो बेंगलुरु का नेशनल लॉ ऑफ स्कूल है, ठीक है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस है, दिल्ली का मिरांडा हाउस, ठीक है। एनीवेज, अगर हम इनोवेशन प्रोग्राम की बात करें तो उसमें आईआईटी कानपुर है, यानी कि आईआईटी कानपुर बहुत ही इनोवेटिव है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट हो गया, ये लॉ के लिए हो गया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु में। फार्मास्यूटिकल में हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे डेटा हैं, बट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अब तो पहला इंस्टीट्यूट तो कोई पूछेगा नहीं कि विच वन द फर्स्ट। अब तो भाई ट्रेंड चेंज हो गया है। शायद इसमें मैं बता रहा हूँ, क्या पता इससे क्वेश्चन आए, बट जो मैं बता रहा हूँ वो ना आए, ये भी है। खैर, एनआईआरएफ की रैंकिंग कौन बताता है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री बताती है, ठीक है। टॉप 10 कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वो मद्रास, बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली, फिर खड़गपुर, राइट, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी एंड जेएनयू। ये बताने वाली बात है कि जेएनयू क्या है? ये एक नॉन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, राइट, यूनिवर्सिटी है, बट ये भी टॉप पे है, टॉप 10 में है, और इसका स्कोर काफी ही अच्छा है, 67.4, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के रैंकिंग्स हैं, और काफ़ी कॉलेजेस ने करीब इसमें 5488 कॉलेजेस ने एनरोल किया था कि हाँ आप हमारी रैंकिंग बताइए। खैर, ये रैंकिंग इसलिए की जाती है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, राइट, यानी कि ऑप्शंस इन द सेंस कि आप अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपकी जो करियर है वो कहाँ तक जाएगा, आप कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं। इसलिए रैंकिंग दी जाती है, और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है कि अपने हिसाब से वो कॉलेजेस को अटेंड करें आफ्टर स्कूल। क्योंकि हाँ, मैं ये सरकार ने कहा है ये बहुत अच्छा इस कॉलेज है, मैं इसी कॉलेज में जाऊँगा, ठीक है। तो पढ़ाकू टाइप में तो मद्रास में ही जाएंगे, राइट। और मेरे जैसे तो पता नहीं 160, एनीवेज व्हाटएवर, आई एम नॉट मॉकिंग माई सेल्फ, एनीवेज। तो ये रही आज की खबर। आशा करता हूँ काफ़ी पसंद आया होगा आपको, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड इट यूजफुल। और मैं ऐसे डेली वीडियोस बनाता हूँ, और अगेन सो सॉरी फॉर दिस, फॉर 1 वीक आई कुडंट अपलोड। एनीवेज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिए, बाय बाय, टेक केयर।